नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है वर्क एनर्जी पावर के अगले अध्याय में। लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने कैलकुलस में थोड़ा डीप डाइव किया और ये जाना कि दुनिया से बात करने का एक नया नजरिया है। शून्य की मदद से इस क्रिएशन को समझना और शून्य को समझना कितना ही ज्यादा क्यूरियस हो सकता है, कितना ही ज्यादा मजेदार हो सकता है। और इसी शून्य को समझने के साथ हमारी जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है या हमारी जो इवोल्यूशन है उसमें कैसे बढ़ोतरी हुई और हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसा बनाना स्टार्ट किया हम लोगों ने। और उसी ज्ञान को अब हम लोग यूज करेंगे और आज हम लोग स्प्रिंग फोर्स को पढ़ेंगे, जहां पर अमूमन हम लोग एक फॉर्मूला से काम चला लेते हैं कि स्प्रिंग का फोर्स का फॉर्मूला ये होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। वो ना करके हम लोग यहां पर कैलकुलस का जो ज्ञान हम लोगों ने प्राप्त किया है, अब बारी आती है कि अभी हमने ज्ञान प्राप्त किया और अब उस ज्ञान की मदद से इस चीज को एक्सप्लोर किया जाए, साइंस और मैथमेटिक्स को जोड़ के पढ़ा जाए और यहां पर अपनी नॉलेज को एनहांस किया जाए और सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट बनने की राह पर हमेशा की तरह अग्रसर रहा जाए। इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग आज ऑब्जर्व करेंगे स्प्रिंग के फोर्स को और उसके दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन उसके द्वारा किया जाता है उसको ऑब्जर्व करेंगे उस नॉलेज के तहत जो हमने अभी तक प्राप्त कर ली है, ताकि इसका जो ज्ञान है वो नेचर हमें सिखा कर जाए, वो भी खुद से। स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं कि अमूमन हमने अपनी किताबों में इस फॉर्मूला को देखा होगा कि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो के एक्स के बराबर होता है, जहां पर एक्स वो होता है कि जितना स्प्रिंग को फैलाया गया है अपने मीन पोजीशन से। अब ये मीन पोजीशन क्या है कि स्प्रिंग की अपनी एक नेचुरल लेंथ है, जहां पर ना तो वो फैला हुआ है ना ही सिकुड़ा हुआ है। इस लेंथ को हम इसकी नेचुरल लेंथ कहेंगे। अब इससे मैं इस पॉइंट से यहां से मैं अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाऊं, इस पॉइंट से मैं जितना आगे लेकर जाऊंगा यानी जितना डिस्टेंस में ट्रेवल कराऊंगा वो डिस्टेंस मेरे लिए एक्स होगा, और चाहे वो पीछे की तरफ ही ले जाओ वो होगा मेरे पास। ठीक है, तो जितना मैं इसको एक्सपैंड करूंगा उसकी नेचुरल लेंथ से उतना ज्यादा मतलब वो फोर्स के प्रोपोर्शनल फोर्स उसका बढ़ता रहेगा, यानी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो वो होगा, और यहां पर स्प्रिंग का जो के आ जाता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है। अब इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को जानकारी दूं तो यहां पर ये जो x है ये एक स्मॉल लेंथ होती है, ये एक स्मॉल लेंथ होती है। स्मॉल लेंथ कैसे? व्हेन कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग अगर उससे कंपेयर करोगे तो ये जो x होता है ये स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा भी आप उसे एक्सपैंड कर नहीं सकते हो, यानी कि एक लिमिटेशन आती है हम इंसानों के पास। ठीक है, कि हम जरूरत से ज्यादा उसे एक्सपैंड नहीं कर सकते और जरूरत से ज्यादा भी आप उसे दबा नहीं सकते हो। तो यहां पर जो ये लेंथ होती है ये स्मॉल होती है। अगर आप पेन में जो स्प्रिंग आता है उसको लो, आप उसको थोड़ा सा ही एक्सपैंड और कंप्रेस करो तो वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा खींच दोगे तो स्प्रिंग ही बदल जाती है, वो डिफॉर्म हो जाती है। और एकदम ही खींच के कर दोगे तो वो एक थ्रेड की तरह बन जाएगा, या फिर मैं कहूं एक रॉड की तरह बन जाएगा, पतली सी रॉड की तरह, जो कि फिर कभी वापस से स्प्रिंग नहीं बनेगा। तो ये जो चीज होती है उसकी वजह से हम यहां पर जो ये इक्वेशन लेते हैं, अभी फिलहाल 11वीं में जो लेते हैं, वहां पर हम लोगों ने इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए, अपनी गणित जो हमने सीखी है उसके माध्यम से इस सिचुएशन से बात करी जाए, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या होगी? आपका 1 होगा। और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही वैलिड है। एक लिमिट से ज्यादा डिस्प्लेस करते हो तो यहां पर x की पावर में वेरिएशन आ जाता है, वो लीनियर नहीं रहता है। तो फॉर स्मॉल लेंथ यहां पर ये स्प्रिंग का फोर्स इस तरीके से बिहेव करता है, और हम अभी उसी स्मॉल रीजन के अंदर ही स्प्रिंग के बारे में स्टडी करेंगे और हमारे मौजूदा स्तर पे इसी चीज को पढ़ाया जाता है। लेकिन हम शुरुआत इससे करेंगे, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे हमारी कैलकुलस में वृद्धि होती जाएगी हम उसके वेरिएशन के साथ भी उस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो भी एक्सप्लोर करना 2+2 को सॉल्व करने जितना ही आसान होता है। ये बात क्लियर कि फोर्स का जो ये इक्वेशन है ये एक स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए है स्प्रिंग का मीन पोजीशन से। अब बात करते हैं कि हमने जो सीखा है मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए। मेजरमेंट के लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह मेजर कर रहे हैं तो हमें चाहिए हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चुनाव करना क्लियरली हमारे हाथ में होता है, हक में नहीं हाथ में होता है, और वो हम कहीं भी ले सकते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग, जो ये समीकरण आप देख रहे हो, ठीक है, सिर्फ इसको याद किया कि स्प्रिंग का फोर्स इतना होता है, आगे बढ़ गए, अधूरा ज्ञान है। ठीक है, लेकिन अगर इसको अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करो तो समझ आएगा कि यह समीकरण उस केस के लिए है जब हम लोगों ने अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मेजरमेंट ऑफ एक्स जो है, हमने वहां से करी जहां पर स्प्रिंग का लास्ट छोर आता है, यानी कि उसका अंत आता है, जहां पर हम किसी ब्लॉक को लगाते हैं या जहां से हम लोग उसे खींचना या वो करना स्टार्ट करते हैं। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां पर हमने यानी कि उसके मीन पोजीशन पर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सेट किया, और उसके बेसिस पर हमारी ये इक्वेशन देखने को मिलती है।
अब साथ ही साथ ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चुनाव कर लेते हैं, हमारे पास दिशाएं आ जाती हैं प्लस माइनस के फॉर्म में, कि ये दिशा मेरे लिए प्लस होगी, ये विपरीत दिशा माइनस होगी, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, मतलब प्लस डायरेक्शन होगा, और ये नीचे वाली दिशा मेरे लिए माइनस होगी। अब इसी के साथ अगर मैं देखूं और मैं बात करूं कि ये जो फोर्स है, अगर मैं उसे स्प्रिंग के फोर्स की तरह देखूं, स्प्रिंग फोर्स की तरह देखूं, तो जैसे ही ये बॉडी, मान लेते हैं यहां पर मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, उस ब्लॉक को अगर मैं यहां लेकर आ जाऊं, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा, आप नहीं, आप फोर्स लगाया, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल लगाया और आप उसको वहां तक खींच के ले आए, तो आपके फोर्स की जो डायरेक्शन है वो देखा जाए तो वो पॉजिटिव है। बट अगर स्प्रिंग के फोर्स के डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो वो आ जाता है माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहा है, आप उसके अगेंस्ट आप उसको खींच कर लेकर आए हो, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है। तो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा, अगर मैं उसको वेक्टोरियली इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से दिखाऊं, तो वो हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये होगा स्प्रिंग का फोर्स। अब यहां पर सिर्फ आपको फॉर्मूला ही नहीं देखना है, आपको बेसिकली हमेशा याद रखना, आपको सिचुएशन से बात करनी है। नेचर कहता है कि यार मेरे को ना बात करना बहुत पसंद है, इवन दो मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन नेचर कहता है मुझसे बात करोगे तो मैं रिवॉर्ड दूंगा आपको, और वो रिवॉर्ड होगा ज्ञान, जिससे कि आप और इवॉल्व करोगे। तो हम सिर्फ यहां बात कर रहे हैं। तो भैया फोर्स जो आ गया बेसिकली, वो वेक्टर फॉर्म में जब हमने लिखा तो माइनस के एक्स आया, जिससे कि मुझे उसका मैग्नीट्यूड के एक्स क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, और माइनस क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है। और ये चीज किसके बेसिस पे बताई जा रही है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर। अब अगर बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ही छिड़ी है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मन में आएगा कि क्या हम अगर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहीं और लगाते, मेजरमेंट करना तो मेरे हाथ में है, मैं कहीं से भी कर सकता हूं। तो अगर मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, तो भी क्या स्ट्रेन का समीकरण यही रहेगा? तो जवाब हमें अभी नहीं पता है, लेकिन अब हम इसको सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज, उसके जरिए ही हमें सिचुएशन से बात कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ठीक है, सपोज करो मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्प्रिंग के मीन पोजीशन पर ना लगा के, जो दूसरा पॉइंट हमारे मन में बाय डिफॉल्ट आता है कि मैं जहां स्प्रिंग मैंने अटैच किया है, जिस वॉल के साथ, मान लो इस वॉल के साथ अटैच किया है, तो मैं वहीं पे अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेता हूं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यहां पर बना लिया। ठीक है, अब इस हिसाब से जो मेरा ब्लॉक है यहां पर, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? इसकी पोजीशन हो जाएगी L,0 नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। अब अगर बात करें तो यहां पर हमें अगर वो समीकरण चाहिए जो कि स्प्रिंग के फोर्स को डिफाइन करेगा, लेकिन मेरे इस नए रेड वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो वो क्या यही होगा? जवाब है नहीं। क्यों नहीं, वो मैं बताता हूं। ठीक है, पहले वो देखते हैं कि हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर अगर ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर रियलिटी में होना क्या चाहिए, वो भी देखते हैं। अब देखो, ये जो एक्स आपने लिया है, अगर इसको देखें तो ये x क्या है? एक नंबर है। भावनाओं के साथ जुड़ो, इन चीजों के जो मीनिंग है, इनके ट्रू मीनिंग है, उनके साथ जुड़ो। ये एक नंबर है जो कि हम कुछ भी ले सकते हैं, तो और इसीलिए हमने उसको वेरिएबल नंबर लिया, क्योंकि हम x की वैल्यू 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, डिपेंडिंग के कितना डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस x की मेजरमेंट हो रही है उसके ट्रू ओरिजिन के साथ, जो कि यहां पर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्प्रिंग को जितना मैंने अभी एक्सपैंड किया था, उसको इस रेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, तो यहां पर जो उसका कोऑर्डिनेट होगा ना, ठीक है, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नापोगे, वो कोऑर्डिनेट x के बराबर थोड़ी आएगा, वो कोऑर्डिनेट यहां पर निकल कर आएगा L प्लस एक्स के बराबर होगा। और ये x जो है ना, ये प्रीवियस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का x है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का x तो अलग होगा। अगर मैं उस x को देखूं तो वो x तो बेसिकली x कोऑर्डिनेट तो ये है, तो मैं इसका जो भी वैल्यू होगा, उस वैल्यू को अब मैं इसको मतलब नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को x डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ताकि उस x और इस x में डिफरेंस नजर रहे। तो L प्लस एक्स जो होगा वो x डैश के बराबर होगा, तो उसकी जो पोजीशन होगी, जो कोऑर्डिनेट होगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने के साथ बदल जाएगा। और ये तो बड़ा ही बेसिक सा ज्ञान है, जो कि हमें इजिली समझ आ रहा है, और यही ज्ञान हमने अतीत में प्राप्त किया है, जो अपनी ये जर्नी रही है कंटिन्यूटी में। जो अगर आप सीक्वेंस फॉलो करते आए होगे, तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यही पढ़ा है, और इस बात को हम यहां पर भी बड़ी ही आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखा जाए तो अगर मैं सेम समीकरण, ठीक है, मैं अगर इस रेड फ्रेम के लिए यूज करता हूं, तो यहां पर x जो है, वो x की मेजरमेंट जो होती है वो बेसिकली ओरिजिन से की जाती है, तो वो ब्लू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो वर्क करेगा, बट x की वैल्यू मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, से फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर है, बट यहां पर तो 1 सेंटीमीटर यहां लाई कर रहा है। ठीक है, बट उसका कोऑर्डिनेट तो L प्लस 1 के बराबर होगा। अगर यहां पर x की वैल्यू 1 है, तो उसका कोऑर्डिनेट L प्लस एक्स के बराबर होगा। सोचो, यहां पर L प्लस एक्स के बराबर होगा उसका कोऑर्डिनेट, मैंने इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, हम बात किसी और की करते हैं, बट हम उसे जोड़ किसी और के साथ देते हैं, तो कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ठहराव के साथ स्लोली स्लोली सोच के आगे बढ़ो। ठीक है, स्लो का मतलब ये नहीं होगा कि आपकी पढ़ाई धीमे हो गई है, स्लो का मतलब है सोचने में एक ठहराव रखो, धीमे धीमे सोचो उसको, और वही एक्चुअली में आपको फास्ट पेस से ग्रो करेगा। ठीक है, तो अब देखो, कोऑर्डिनेट तो इसका L प्लस एक्स के बराबर है, तो अगर मैं
स्प्रिंग फोर्स को देखूं तो जो एक्स की जो ये इक्वेशन है वो रेड फ्रेम के लिए यूज नहीं कर सकता हूं। ये क्लियरली मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो वो वहां पर इस चीज पे काम नहीं करेगा। हालांकि ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो यहां पर एक्स को नहीं बता रहा है, क्योंकि एक्स को अगर मैं देखूंगा तो उसकी वैल्यू 11 आएगी। ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं, मतलब 11 क्यों बोला, अगर मैं लेंथ 10 ले लेता हूं तो यहां इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूं तो एक्स की वैल्यू 11 आएगी, ठीक है। और यहां पर अगर मैं देखूं तो वो -11 के हो जाएगा, बट एक्चुअली में तो स्प्रिंग जो है जो स्प्रिंग है वो तो 1 ही सेंटीमीटर फैला है, तो उसमें जो फोर्स आना चाहिए था वो -k के बराबर आना चाहिए था। तो सेम इक्वेशन ब्लू फ्रेम में तो सही आंसर दे रही है, बट रेड फ्रेम में गलत आंसर दे रही है। क्लियर हो गई ये बात। अब सोचते हैं कि यार इस इक्वेशन को फिर सही कैसे किया जाए। अब देखा जाए तो भाई हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें वहीं पे थोड़ी मिलेगा, हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, और रियलिटी में तो भैया हम वहीं पे चूज करके अपना अपना काम चला लेंगे। लेकिन गणित की दुनिया में अपनी वृद्धि करने के लिए, मतलब जितना मैथ हम सीखेंगे उतना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर इसलिए गणित में चीजें खोजते हैं, ताकि भविष्य में जब जरूरत पड़े तो हम इस कुदरत से और बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर पाए। तो यहां पर यह मत सोचो कि हम जो इक्वेशन निकाल रहे हैं उससे स्प्रिंग फोर्स निकालने में क्या ही फर्क पड़ेगा। आप स्प्रिंग पर फोकस करोगे तो आपको लगेगा कि इसकी शायद जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गणित को एज अ कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो शायद फर्क पड़ेगा कि यहां पर जो चीज शायद इस सिचुएशन के लिए नेसेसरी नहीं है, बट वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है गणित में विस्तार करने की, ताकि हम भविष्य में ये सिचुएशन नहीं, इससे अलग सिचुएशन जहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां पे लेने की बजाय यहां लेना पड़ जाए, बट इक्वेशन हमें यहां का पता हो। ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं और आएंगी, आप देखना चीजें आएंगी। तो हम स्पेसिफिकली ये कंप्यूटर सिमुलेशंस के अंदर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आप सीएस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब चीजों को करोगे, तब इंजीनियरिंग के टाइम पे। तो जब वो सिचुएशन आएंगी तो मैं कैसे उन चीजों को टैकल करूंगा, तो उस वक्त आज की ये अपॉर्चुनिटी जो हमें सिखा के जाएगी ना, ये उस दिन के लिए हमें प्रिपेयर कर देगी। हमें सिर्फ और सिर्फ आज जो पेपर देना है उसके लिए तैयार होना है, उसके लिए भी गलत वे में तैयार हो जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। अपनी बुद्धि की शक्ति को एनहांस करना वो हमारे लिए फायदेमंद चीज है। और आप एक चीज और बताऊं, जो हम ये भी डिस्कवर करेंगे ना, ये देख के आपको पता चलेगा कि यार इंटेलिजेंस तो बढ़ी, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि इंटेलिजेंस को बढ़ाना कितना आसान था। और इतनी छोटी छोटी चीजें हम स्किप जब कर देते हैं या हम टीचर्स करवा देते हैं तो उसका बेनिफिट, सॉरी उसका नुकसान हमारी देश को बहुत ज्यादा मायने में इकट्ठा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शायद हम लोगों ने साइंस तो पढ़ ली, इंजीनियरिंग तो पढ़ ली, और हमारे पास एक छोटा मोटा इंफॉर्मेशन भी आ गया, बट सोचने वाली बात है कि इंफॉर्मेशन आती है, नॉलेज नहीं। और साथ ही साथ अगर जो ये इंफॉर्मेशन आई ना, उस इंफॉर्मेशन की वजह से हमारे पास डिग्रीज तो आ गई, पर इंटेलिजेंस नहीं आती है। इंटेलिजेंस की हमें यहां पर नीड है, और पढ़ाई हम इंटेलिजेंस को एनहांस करने के लिए, अपनी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाने के लिए ही करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। तो चलो अब देखते हैं कि भैया रेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, अगर मैं रेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो यहां से अगर मुझे समीकरण को ढूंढना है, स्प्रिंग के फोर्स को कैसे ढूंढा जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। स्प्रिंग पर फोकस करते हैं। स्प्रिंग उतना फोर्स लगाएगा जो कि उसके मीन पोजीशन से जितना आप उसको एक्स्ट्रा एक्सपैंड करोगे, ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, कि इस पॉइंट से जितना आपने एक्सपैंड कर दिया वो, या जितना घटा दिया वो, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, ये कह लो वो आपका हो जाएगा, उतना फोर्स लगाएगा, ठीक है, उतना फोर्स लगाएगा कि जितना इस एल पॉइंट से, एल कोऑर्डिनेट से जितना आगे गया, वो एडिशनल लेंथ जो है एल से जो एक्स्ट्रा है, वो मल्टीप्लाई के आपका फोर्स के बराबर है। और जितना आपने पीछे घसीटा, पीछे उसको धक्का दिया, कंप्रेस किया, ठीक है, तो एल में से जो ये एक्स जितना आपने उसको दबाया है, वो एक्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट, वो उसके फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। अब इस ज्ञान से हमें यहां पर क्या करना है, ज्ञान ले लिया, कम्युनिकेट कर लिया। अब देखो यहां पर कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है एक्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है, तो बेसिकली इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो इसकी पोजीशन है वो मेरा एक्स कहलाएगा। रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं, ठीक है। तो जो स्प्रिंग का फोर्स है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तो ले लिया, वो जो ब्लू वाले फ्रेम में निकाला था वो उस एक्स के प्रोपोर्शनल था जो कि जितना वो एक्सपैंड कर रहा था। बट रेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यहां पर हम देखें तो एक्स मेरे पास ये है, बट हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग फोर्स की, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग की, उसके मैग्नीट्यूड की। तो वो एक्स के बराबर नहीं होगा, मतलब एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बल्कि वो प्रोपोर्शनल है इस डिफरेंस के, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यहां से यहां तक की लेंथ एक्स है और यहां से यहां तक की लेंथ एल है, तो वो प्रोपोर्शनल है इस डिफरेंस के। कितनी बेसिक मैथमेटिक्स है, शायद सेकंड क्लास की मैथमेटिक्स है जब हम प्लस माइनस करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये x है, x की वैल्यू कहां से लोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ऑब्वियस सी बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस लिए यूज होता है, मेजरमेंट के लिए। तो मेजरमेंट करिए आपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जिसमें आपको स्प्रिंग की लेंथ पता है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो x में से l घटा दो,
x में से l को घटा दो, ये लेंथ आपके पास आ गई। तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो x माइनस एल के प्रोपोर्शनल होगा, x माइनस एल के प्रोपोर्शनल होगा, और यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आ गया। अब अगर इन दोनों समीकरणों को देखा जाए तो ये दोनों समीकरण सेम है, दोनों समीकरण सेम है, लेकिन बात यहां पर यह आती है कि इवन दो ये दोनों समीकरण भावनात्मक रूप पर सेम है, बट ये समीकरण ब्लू फ्रेम पर ही काम करेगा और ये समीकरण सिर्फ रेड फ्रेम पर काम करेगा। इससे क्या होगा, हमें रिजल्ट जो मिलेगा ना वो सही मिलेगा। भावनात्मक तौर पे ये दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि जो एक्सपेंशन है ये x माइनस एल और ये x, ये दोनों क्या बता रहे हैं, स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन से कितना दूर गया है। ब्लू वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन पोजीशन पर ही बनाया गया था, इसलिए x जो है वो उस डिफरेंस को बता रहा है, उसके मतलब उस लेंथ को बता रहा है जो एक्सपैंड हुआ है। और यहां पर जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्प्रिंग के दूसरे कॉर्नर पे लगा दिया तो यहां x माइनस एल बता रहा है कि मीन पोजीशन से वो कितना दूर गया है। तो वो समीकरण हमें मिल गया। वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है तो यहां पे वेक्टर लगा के माइनस लगाओ और यहां पर वेक्टर लगा के, वेक्टर का साइन लगा के माइनस लगा दो, ये आ गया आपके पास वो समीकरण। और स्प्रिंग के बारे में हमें जानकारी मिल गई है। अब अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लिए सीखने के लिए, तो पूरी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया जाए। अब इस फंक्शन को, ये दोनों क्या है, अब अगर देखा जाए तो ब्लू फ्रेम के हिसाब से फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, रेड फ्रेम के हिसाब से फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। अब अगर देखा जाए तो इनमें जो मैं डोमेन को देखूं, ठीक है, इसका तो आप आसानी से निकाल लोगे, हम इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं, तो मैं किसी एक का करता हूं, दूसरे का आप करना। अब अगर ये फंक्शन है तो ये बिटवीन टू सेट्स किया गया होगा, ए सेट से बी सेट के बीच में मैप किया गया होगा, और यहां पर मैं इसे एफ स्मॉल एफ लिख देता हूं, फंक्शन। ठीक है, ये जो फंक्शन है ए सेट और बी सेट के बीच में किया गया है। और अगर मैं बात करूं इसके डोमेन की, अब डोमेन क्यों बोला, डोमेन इसलिए बोला क्योंकि मैं इसकी वैल्यू का वेरिएशन देखूंगा, भैया इनपुट कहां से कहां तक ले सकते हैं, उसके बेसिस पर इससे होगा क्या, स्प्रिंग की ऑब्जर्वेशन भी हो जाएगी और मेरा गणित के जो हम लोग गणित में पढ़ते हैं उसके जरिए कुदरत से बात भी हो जाएगी। तो अगर प्रैक्टिस हो ही रही है तो सही प्रैक्टिस की जाए। तो अगर डोमेन को देखूं तो एक्स तो एक्सपेंशन को बता रहा है ब्लू फ्रेम से, और अगर x माइनस एल रेड फ्रेम से एक्सपेंशन को बता रहा है। मान लेते हैं कि स्प्रिंग को आप मोटा मोटा सिर्फ और सिर्फ यहीं तक एक्सपैंड कर सकते हो, ये है उसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, इतना यहां से यहीं तक एक्सपैंड कर सकते हो और इतना ही आप कंप्रेस करके ला सकते हो। ठीक है, इस फाइनल पोजीशन की जितना स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सपैंड हो सकता है उसकी लेंथ मैं बोल देता हूं, लेंथ बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेट नहीं, लेंथ हो जाता है उसका ए। मतलब उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो ए है, और उसी को हम एम्पलीट्यूड से डिनोट करेंगे भविष्य में जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्प्रिंग फोर्स पे चर्चा इसलिए भी हमें करनी चाहिए क्योंकि आगे एसएचएम भी पढ़ना है, ऑसिलेशन भी पढ़ना है, तो उसके लिए ये ज्ञान वहां पर भी काम आएगा, हमें मैच्योर रहेंगे हम लोग वहां पर और अच्छे वे में कुदरत से बात कर पाएंगे। तो ये है। तो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली रेड वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, वो देखो इस पॉइंट तक होगी, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो ए है, यानी x माइनस एल की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ए के बराबर हो सकती है। मैग्नीट्यूड में x माइनस एल क्या है, लेंथ को ही तो डिनोट कर रहा है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कहां तक जा सकती है, ए तक जा सकती है। तो अगर मैं, क्योंकि ये तो इक्वेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मेजरमेंट ले रहा है ना, तो यहां पर मुझे x वो मेरा इनपुट होगा, x मेरा इनपुट होगा, तो मुझे x की वैल्यू अब देखनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू को अगर मैं देखूं तो वो यहां तक है, मैक्सिमम यहीं तक जाएगा x की वैल्यू, क्योंकि ये है उसका मैक्सिमम पोजीशन। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा बेसिकली यहां से यहां तक की लेंथ हो गई a और यहां से यहां तक की लेंथ हो गई l। तो कंप्लीट जो कोऑर्डिनेट आएगा मेरे पास l प्लस a आएगा। तो यानी कि जो इसका x का जो मैक्सिमम इनपुट हो सकता है जो वैल्यू आप इस फंक्शन में डाल सकते हो वो कितनी डाल सकते हो, ये l प्लस a के बराबर। और जो x की मिनिमम वैल्यू आप डाल सकते हो वो क्या डाल सकते हो, जब वो यहां पहुंच जाएगा, यानी कि जितना आप उसे कंप्रेस कर सकते हो उतना। तो यहां से, अब इसके लिए मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं, यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी a और यहां से यहां तक की लेंथ तो आपके पास l ही है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो l में से एक घटा दो, वही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी x की वो हो जाएगी l माइनस a। तो यानी कि x की वैल्यू l माइनस a से लेकर l प्लस a तक ही आप एज अ इनपुट इस फंक्शन के अंदर डाल सकते हो, तो इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू, ठीक है, इंक्लूड करना है हमें तो बड़ा ब्रैकेट लेंगे, l माइनस a से लेकर l प्लस a तक, एंड हियर कम्स योर डोमेन। ठीक है, डोमेन मिल गई हमें। अब साथ ही साथ हम यहां पे चेक करते हैं कि इसका रेंज कितना होगा। अब अगर रेंज की बात की जाए तो यहां पर ध्यान से देखना, रेंज में नंबर्स ही आते हैं, तो यहां पर माइनस भी लगा हुआ, तो नंबर्स को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है,
जब वो इस पॉइंट पर होगा, अपने लोएस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है, तो यहां पर फोर्स कितना होगा, ध्यान से देखना, फोर्स कितना होगा, ठीक है, विद साइन, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूं, मैं वेक्टर का रेंज बता रहा हूं, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड का नहीं, मैग्नीट्यूड का रेंज निकालेंगे तो वो भी निकालते हैं विद साइन। अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो होगा के टाइम्स एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होगी, एल प्लस सॉरी माइनस एल है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस एल, ठीक है, और आगे माइनस लगा हुआ है, आगे माइनस लगा हुआ है, तो एल से एल कट जाएगा और देखो रिजल्ट अपने आप आएगा के ए, रिजल्ट आया पॉजिटिव। इसका मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये आप भी फील कर सकते हो क्योंकि स्प्रिंग दबा हुआ है तो वो बाहर की तरफ ढकेल रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है ऑटोमेटिकली प्लस के ए आ गई। तो पॉजिटिव के ए इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पे चलोगे तो स्प्रिंग के बारे में आप ये तो समझते ही हो ना कि अगर सेम लेंथ पे कंप्रेस किया जाए और सेम लेंथ पे एक्सपैंड किया जाए तो फोर्सेस तो बराबर ही होते हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। और देखना अगर ये समीकरण गलत होगा तो यहां पर मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा, जबकि चेक करते हैं तो इस पॉइंट पर क्या होगा, माइनस के, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, एल प्लस ए माइनस एल से एल यहां कट जाएगा, ये आएगा माइनस के ए, यानी कि इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो रेंज मेरे पास आ गई, रेंज आ गई मेरे पास कहां से कहां तक, माइनस के ए से लेकर के ए तक, माइनस के ए से लेकर के ए तक, जिसमें देखो सही के ए यहां भी आया, के ए यहां भी आया, यहां प्लस आया, वहां पर माइनस आया। इट मींस कि हमने जो ये समीकरण खोजा, सिंपल एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और खोजा। अब इससे हमें क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं इस पे, तो क्या बेनिफिट है, बेनिफिट आपके क्वेश्चंस को मत देखो, इसको देखो कि आपकी थिंकिंग पावर में कितना ग्रोथ हो रहा है, और साथ ही साथ आप यहां पर नेचर से कम्युनिकेट करना सीख रहे हो, गणित की जो एक्चुअल उसकी पावर है ना, उस पावर को सही वे में इस्तेमाल करना सीख रहे हो कि भैया कम्युनिकेशन के जरिए हम सीखते हैं, और सीखते सीखते जब और गणित सीखने का मौका मिल जाए तो उस गणित को भी सीखना चाहिए, ताकि भविष्य में जब ऐसी इसकी जरूरत पड़े तो हम तैयार रहें, क्योंकि गणित हम सीखते हैं कुदरत से बात करने के लिए, ठीक है। तो डोमेन रेंज हमें मिल गया, इसका आप निकालोगे, आप निकाल लेना, कितना ही मुश्किल सा काम है, कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ ये भी चेक करो कि क्या ये वन वन फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, क्या इसका इनवर्स किया जा सकता है, ठीक है। 12th में आप लोग इस चीज को पढ़ते ही हो, बट हमने तो 11th में ही कर लिया है, रीजन बीइंग कि हम कंटिन्यूटी कभी नहीं तोड़नी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हमें जानकारी यहां पर प्राप्त हुई। अब बात करते हैं कि फोर्स पे तो हमने करी, देखो इतनी गहन चर्चा, ठीक है, और चर्चा ना कह के मैं ये कहूंगा कि इतनी हमने ऑब्जर्वेशन करी और इस ऑब्जर्वेशन से हमें बहुत सारा ज्ञान मिला। अब बारी आती है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उस वर्क पे चलते हैं। हम देखते हैं कि फोर्स के द्वारा जो ये स्प्रिंग का जो फोर्स होता है ये कितना वर्क डन करेगा और इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उस चीज को हम लोग समझते हैं, और वो भी उस भाषा का इस्तेमाल करके जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और चीजों की जानकारी को प्राप्त किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहां पर मैंने ब्लॉक को लगा दिया। अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना मेरे हाथ में है, मैं कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेता हूं मीन पोजीशन पर तो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया अपना यहां पर ऐसे, जिसपे मैं मेजरमेंट करूंगा, यानी कि अभी वो जो ब्लॉक है वो ओरिजिन पर रखा हुआ है और स्प्रिंग यहां पर बिल्कुल भी ना एक्सपैंड हो रखा है ना कंप्रेस हो रखा है, ठीक है। अब अगर मुझे स्प्रिंग को एक्सपैंड करना होगा तो उसमें जो फोर्स होगा उस फोर्स वेक्टर को अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से लिखूं तो वो आएगा माइनस के एक्स के बराबर आएगा, जिसमें प्लस माइनस उसकी डायरेक्शन को बताएंगे। जब x का कोऑर्डिनेट प्लस होगा ये रिजल्ट अपने आप नेगेटिव आएगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ है। जब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चेंज हो जाएगा, तो अपने आप मेरे को डायरेक्शन मिल जाएगी। दैट इज वाई ये माइनस हमारा यहाँ पर काम कर रहा है डायरेक्शन बताने का। अब बात करते हैं हम इस पे कि यहाँ पर जो वर्क डन क्या कहते हैं स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग को अगर हम देखें तो मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा, खींचा और यहां तक ले आया। अब जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये अपने आप स्प्रिंग जो है इसे वापस खींच के यहां ले आएगा, वापस खींचकर यहां ले आएगा और इसके अंदर आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी को अगर देखें तो वेलोसिटी क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एबिलिटी टू डू वर्क। तो इसका मतलब कि यहां पर स्प्रिंग ने एनर्जी को स्टोर किया। कैसे स्टोर किया, मैंने इस ब्लॉक को खींचा, मैंने उस पर वर्क किया। मैं अगर इस ब्लॉक पे देखा जाए तो मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, और मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इसको डिस्प्लेस कराएगा यहां से यहां तक। मान लेते हैं एक्स लेंथ तक मैंने इसको डिस्प्लेस करवा दिया, ठीक है। अब मैंने उस पर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की डायरेक्शन को अगर आप देखो तो वो तो सेम है, तो इट मींस मैंने उस ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्क डन किया।
अगर मैंने पॉजिटिव वर्क डन किया तो इसका मतलब मेरी वजह से इस ब्लॉक को क्या मिलनी चाहिए थी, एनर्जी मिलनी चाहिए थी, ठीक है। और वो एनर्जी कौन सी होनी चाहिए थी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बट ये ब्लॉक तो यहां पर आके रुक जाता है। बट जैसे ही मैं अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा, ये जो स्प्रिंग होगा ये उसे वापस खींच कर ले आएगा। तो बीच की जो मिडिल की स्टोरी है वो क्या है, जो अभी हमने नहीं बोली है, और वो ये है जो हमने ग्रेविटी में देखा था, सेम स्टोरी है कि मैं पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूं तो ब्लॉक को एनर्जी मिल रही है, लेकिन उसी सेम टाइम पर स्प्रिंग जो है वो इंटरनल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि हम इन दोनों को एक सिस्टम मान रहे हैं, इंटरनल की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि मेरे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और इंटरनल फोर्स की डायरेक्शन देखो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो तो वो विपरीत है। तो इसका मतलब कि जो स्प्रिंग है वो इस ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। इट मींस कि वो इससे एनर्जी छीन रहा है। अब एनर्जी छीन रहा है तो कहां स्टोर करेगा, अपने अंदर समा लेता है, जैसे ग्रेविटी अपने अंदर समा लेती है। अब जैसे ही मेरा फोर्स हटेगा, ये इंटरनल फोर्स जो है वो इधर ही उसे खींचेगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगी, क्योंकि ये वापस आने लगेगा। तो इस ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्क डन होने लगेगा और इस बॉडी में वापस से एनर्जी आ जाएगी। इट मींस स्प्रिंग जो है ये यहां पर एनर्जी को ग्रेविटी की तरह ही स्टोर कर रहा है। तो यहां पर भी मेरे काम करने की वजह से जो एनर्जी उस ब्लॉक को मैं दूंगा, वो तो पहले स्प्रिंग खा जाएगा और खा के अपने पास स्टोर कर लेगा, लेकिन वो उतना ही स्टोर कर सकता है ना जितना मैं उसे दूंगा। तो जितनी एनर्जी मैं उसे दूंगा वो उतनी एनर्जी खा जाएगा और अपने पास स्टोर कर लेगा, और जब स्टोर कर लेगा, जब मैं हट जाऊंगा तो वापस उसे लौटा देगा। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, जिसे हमने नाम दिया है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमें यह जानना है कि यदि मैं एक ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस तक लेकर जाता हूं उसके मीन पोजीशन से, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है, क्योंकि अगेन ये एक अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने का, कैलकुलस के साथ अपनी गहराइयों को और ज्यादा बढ़ाने का और उसको अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाने का, ठीक है। तो अब देखो, अब लॉजिकली सोचा जाए, अब यहां पे ध्यान से सोचना, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आसान है। जितनी एनर्जी मैं दूंगा उतनी ही ब्लॉक को मिलेगी, ठीक है। लॉसेस पे अभी बात नहीं करते, क्योंकि लॉसेस हम आगे आने वाले अध्याय में देखेंगे। अभी के लिए जितनी एनर्जी मतलब जितनी जितनी ऊर्जा उतना काम, जितना काम उतनी ऊर्जा वाले फिलॉसफी पे चलते हैं, लॉसेस को नहीं देखते हैं, ठीक है। अभी लॉसेस नहीं है, तो जितनी एनर्जी मैं ब्लॉक को दूंगा, ठीक है, वो एनर्जी जो है स्प्रिंग खा जाएगा, ठीक है। और टेक्निकली देखा जाए तो यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट बात बनती है जो कंफ्यूजन लाती है, ठीक है, जो कंफ्यूजन लाती है हमेशा आपके मन में। तो मैं पहले उस प्रॉब्लम को भी यहां नोटिफाई कर देता हूं, फिर हम उस चीज पे चर्चा करते हैं तो समझ आएगा। हमेशा हम अपने टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो होगा, ठीक है, ऐसे केसेस में जहां हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होते हैं उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो एफ इंटरनल के बराबर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो मैं ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं वो मैं स्प्रिंग फोर्स के बराबर ही लूंगा, ठीक है। तो हम हमेशा सोचते हैं कि अगर दोनों फोर्स बराबर हैं तो ये ब्लॉक मूव कैसे कर सकता है। पॉइंट आता है ना दिमाग में, एक बात आती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन इस पॉइंट का जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली में थॉट एक्सपेरिमेंट में छुपा हुआ है, तो उस पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे अगर बात करी जाए कि जितनी ऊर्जा मैं दूंगा उतना ब्लॉक स्टोर करेगा, सीधी सी बात है ना। लेकिन जितनी एनर्जी मैं दूंगा उतना ब्लॉक अगर स्टोर करेगा, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग जो है वो उससे वो एनर्जी छीन रहा है, स्प्रिंग जो है एनर्जी छीन रहा है, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूं तो मैं दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग नेगेटिव वर्क डन कर रहा है तो स्प्रिंग छीन रहा है। क्या कर रहा है, स्प्रिंग छीन रहा है। अब अगर वो छीन रहा है, ठीक है, तो कितनी छीन रहा है, उसके जो छीनने की रफ्तार है वो ये है कि अभी के लिए मैं वेरिएबल फोर्स नहीं लेता हूं, मैं एग्जांपल समझाने के लिए अभी एक कांस्टेंट फोर्स लेता हूं, ठीक है, कि स्प्रिंग जो है वो एफ फोर्स लगा रहा है, या कोई दूसरी चीज ले लो, स्प्रिंग नहीं, कांस्टेंट वाला केस ले लो, ठीक है, वो ले रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस की डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये इंटरनल ले लो और ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स ले लो, एफ ई। तो मैंने कितनी ऊर्जा दी, एफ ई एस के बराबर ऊर्जा दी, क्योंकि मैंने इतना काम किया है इस पर, तो इसको उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा गेन, ठीक है। लेकिन लॉस कितना होगा, लॉस इस बॉडी से लॉस कितना होगा, वो होगा एफ आई एस के बराबर माइनस, ठीक है। तो अब अगर देखो, सोचो कि क्या हो कि एक्सटर्नल फोर्स जो मेरा है वो मैं स्प्रिंग के फोर्स से ज्यादा लगा दूं। सोचो अगर मैं ज्यादा लगा दूं, यही चीज हमने ग्रेविटी वाले में देखी थी, बट वहां हमने फर्स्ट टाइम देखा था। लेकिन अब धीमे धीमे आप मैच्योर होते जा रहे हो, तो अब आप मेरी बातों को और बेहतर ढंग से समझ जाओगे कि अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, अगर एफ ई यहां पर जो वैल्यू है एफ ई इज ग्रेटर देन एफ आई, मैग्नीट्यूड में बात करें, अगर हम इस बार माइनस नहीं देखते हैं, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एफ ई को देखूं, अगर एफ ई एफ आई से ज्यादा होगा, ठीक है, तो मैंने जो एनर्जी दी और जो एनर्जी लूज हुई, तो मैंने दिया ज्यादा, लूज कम हुआ, मैंने दिया ज्यादा, लूज कम हुआ, ठीक है। पॉइंट को समझना, मैंने दिए 100 रुपए बट खर्च हुए सिर्फ 90 रुपए, तो यानी 10 रुपए अभी भी उस ब्लॉक के पास पड़े हैं,
उस ब्लॉक के पास पड़े हैं। तो अब यहां पर कि मैं ये चाहता हूं, अब यहां पर एक चाहता इंसान की कि भैया मैं होगा क्या कि अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से यहां लेके जाऊंगा और एक्सटर्नल फोर्स मेरा इंटरनल फोर्स से ज्यादा होगा ना, तो इस पॉइंट पर ये ब्लॉक रेस्ट में नहीं होगा, बल्कि इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। 100 रुपए की ऊर्जा मैंने दी, 100 जूल की ऊर्जा मैंने उसे दी, लेकिन 90 जूल ही स्प्रिंग चूस पाया, उससे ले पाया, लेकिन 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास बची हुई है। तो यानी कि वो इससे और ज्यादा आगे निकल जाएगा। अब चाहत क्या थी, हम ये जानना चाहते हैं कि एक्स डिस्प्लेसमेंट पर हम स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी है। तो मन में एक चाहत आई कि समझ आए कि अगर देखो काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये जो एक्स होगा ना, ये इसे थोड़ा और एक्सपैंड करेगा, क्योंकि उसके पास तो वेलोसिटी है, वो तब तक आगे जाएगा जब तक रुक नहीं जाता। मान लो इस पॉइंट पे आते ही मैंने अपने फोर्स को लगाना बंद कर दिया, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो ये यहां नहीं रुकेगा, ये उससे और आगे जाएगा। ठीक है, फिर मुझे इसके एक्स को, जो ये एक्स्ट्रा एक्स आ रहा है ना, मतलब एडिशनल जो वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं एक्स डैश, मुझे इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान जो उसकी एनर्जी है वो अगेन स्प्रिंग तो अभी भी नेगेटिव वर्क डन कर रहा होगा, लेकिन वो उसे चूसना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मेरे लिए एक टास्क बढ़ जाता है, ये भी ढूंढो, प्लस एक्सिलरेटेड है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि स्प्रिंग का जो फोर्स है अगर मैं उसको देखूं तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। ध्यान से देखना, कांस्टेंट नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो उसका एक्सिलरेशन भी वेरिएबल होगा। तो यानी कि जो एक्स डैश मुझे कैलकुलेट करना होगा ना एक्स्ट्रा, कि वो कहां जाके रुकेगा, उसके लिए मुझे वेरिएबल एक्सीलरेशन लेना पड़ेगा। और अभी हम अपने, मतलब अगर मैं बात करूं तो जिस टाइम हम इसको कर रहे हैं, अभी हम इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कैलकुलस में कि हमने सारा डेटाबेस बना के रख लिया हो, या सबके लिए इस चीज को कैलकुलेट करना इजी नहीं है। बहुत कम ही जीनियस रहे होंगे उस टाइम पर जो कैलकुलस को प्रॉपरली समझते होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर या कैलकुलस का सारा नॉलेज पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ होगा। मैं न्यूटन सर के एरा की बात कर रहा हूं, जब कैलकुलस को खोजा जा रहा था, उसी दौरान तो इन सब चीजों को भी खोजा जा रहा था। तो ये सब अभी अभी नए नए फेज में ही थे। ठीक है, तो यहां पर चैलेंज आ जाता है ये एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं है कि हम निकाल नहीं सकते, बट उस वक्त हम उतने रेडी नहीं थे, और आज भी नहीं है। अगर आज आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखोगे तो अभी आपने उतनी चीजें पढ़ी नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह आपने नहीं पढ़ी है, और वो आप करोगे भी तो एक एडिशनल एफर्ट ऑफ टाइम लगेगा। बट एक छोटे से थॉट प्रोसेस के साथ, जिसको जीनियस माइंडसेट कहा जाता है, उसके तहत अगर सोचा जाए, तो प्रॉब्लम यही आ रही है ना कि मैं जितना दे रहा हूं स्प्रिंग ने उससे कम लिया। तो एक काम करते हैं ना, जितना स्प्रिंग ले सकता है मैं उतनी एनर्जी देता हूं। तो इसे होगा क्या कि जितना वर्क डन, जो हम किताबों में कंफ्यूज होते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये रट्टा मारते हैं हम लोग, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहां पे समीकरण को, भावनाओं को समझो कि मैं काम करता हूं ना, मैं देता ही उतना हूं जितना स्प्रिंग ले सकता है। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा कि भैया मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं ना, वो मैं हमेशा इंटरनल फोर्स के बराबर रखूंगा। क्या करूंगा, बराबर रखूंगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट तो दोनों की सेम ही रहेगी। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड देख रहे हैं बस हम लोग, प्लस माइनस पे ध्यान मत देना। तो मैंने इतनी ऊर्जा दी, स्प्रिंग ने उतनी ऊर्जा ले ली, क्यों, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स मेरे बराबर थे। बट कॉन्फ्लिक्ट यहां पर फिर से ब्रेन में आया कि अगर दोनों दिशाओं में लगने वाले फोर्स बराबर होंगे तो बॉडी डिस्प्लेस कैसे करेगी। और अगर फिर वही बात आ जाती है कि अगर बॉडी के पास दो सिचुएशन हो सकती है, अगर नेट फोर्स बॉडी पर 0 लग रहा है तो या तो वो रेस्ट में रहेगा, या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसी स्पीड से जाएगा। तो अगर इसके पास कोई वेलोसिटी है, ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी है अगर मैं उसको देखूं, ठीक है, तो वो तो यहां पर भी जब मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा तो मेंटेन रहेगी, तो वो फिर उसके आगे चला जाएगा। तो फिर एक जीनियस आइडिया है, एक काम करो ना भाई, यहां पर आप वेलोसिटी से वो कितना डिस्प्लेस होगा ऐसा सोचने की बजाय एक काम करो कि एक वेरी स्मॉल वेलोसिटी है जो हमने यहां पर दे रखी है वेरी स्मॉल वेलोसिटी। ठीक है, जिससे कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि यहां पर भी उतनी ही है और यहां पर भी उतनी है, क्योंकि वेलोसिटी में तो परिवर्तन ही नहीं आएगा। रीजन, दोनों फोर्सेस बराबर हैं। तो अगर वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं आएगा तो इसके आगे जो वो डिस्प्लेस करता, उसमें जो ऊर्जा होती वो इतनी ही होती, लॉजिकली देखा जाए तो उतनी ऊर्जा होती। तो हम मैथमेटिकली अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट में एक काम कर सकते हैं। रियल लाइफ में ऐसे एग्जीक्यूट करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरर रहता है ह्यूमन के पास। तो हमने कहा कि हाँ, एक छोटी सी वेलोसिटी दे दो, सेम फोर्स से लेकर जाओ। सेम फोर्स से क्यों, क्योंकि उससे होगा ये कि जितना मैंने वर्क डन किया उतनी ही ऊर्जा स्प्रिंग ने चूस ली। तो इससे होगा क्या कि मेरा वर्क, उस पे बाद में आता हूं, उस पे बाद में, तो कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है, जितना मैंने उसको एनर्जी दी उतनी ही स्प्रिंग ने चूसी, और इतनी उसके पास पहले से थी तो इतनी यहां पर है। ठीक है, आप उसे कंसीडर ही मत करो। कैसे, आपने यहां पे चलो ऐड कर दी तो यहां उतनी माइनस कर दो, बात तो वही होगी। 10 रुपए पहले दे के भेजा मैंने बच्चे को, जैसे डेस्टिनेशन पे पहुंचा मैंने उसे 10 रुपए ले लिए। ठीक है, तो उसने रास्ते में जो, मतलब ये कहें कि एक बच्चे के पास अपने पास जो एनर्जी थी, मान के चलो कि
ऑटो का किराया 20 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए जाने के 10 रुपए आने के, ठीक है। तो मैंने बच्चे को 30 रुपए दे के भेजे, ठीक है, 10 रुपए उसने जाने में खर्च किए, 10 रुपए आने में खर्च किए और उसने 10 रुपए वापस लौटा दिए। ये वही वाली बात हो गई। इतनी काइनेटिक एनर्जी है जितनी है, पता है हमें, थॉट एक्सपेरिमेंट में कर लेते हैं, भैया इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास, यहाँ जाके छीन लेंगे, वापस ले लेंगे, मतलब छीन लेंगे अच्छा नहीं लगता, उतनी वापस ले लेंगे, ठीक है। तो ये वही अमाउंट है जो वापस आ गया। तो बेसिकली इससे बेनिफिट क्या मिला हमें? इससे बेनिफिट ये मिला कि अब अगर मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन बाई मी, जो मैंने किया है वो हो जाएगा एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाई स्प्रिंग हो जाएगा माइनस एफ इंटरनल मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो प्लस माइनस के साथ आ रहा है, जितना मैं दे रहा हूं उतना ही ये छीन रहा है, क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ इंटरनल के बराबर है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं, मैग्नीट्यूड में बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि भैया स्प्रिंग ने कितनी एनर्जी स्टोर करी, स्प्रिंग ने कितनी एनर्जी स्टोर करी, उतनी ही करी जितनी मैंने उसे दी, ठीक है, जितनी मैंने उसे दी उतनी ही स्टोर करी। तो ये ना बुकों में जो ये लिखा हुआ रहता है उससे कंफ्यूजन हो जाती है। अब वो कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं 1 मिनट में आपकी, कि देखो स्प्रिंग ने इतना स्टोर करा, ठीक है, तो इसकी अगर मैग्नीट्यूड देखूंगा तो नेगेटिव साइन हटा दो, जितना स्प्रिंग ने स्टोर करा उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो किसके बराबर है? एफ इंटरनल मल्टीप्लाई एस के मैग्नीट्यूड, माइनस नहीं लेना है, ठीक है, माइनस नहीं लेना है, इसके बराबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि देखो वर्क डन अगर कैलकुलेट करोगे तो वो तो नेगेटिव ही आएगा, वर्क डन तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो वर्क नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो जो हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव, यहां पर एफ इंटरनल डॉट एस, अभी मैं डीएस नहीं लिख रहा हूं, अभी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट एस, ऐसे हमारी किताबों में आता है और हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन का कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको देखा, नहीं समझ आया। अब लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को देखो तो ये सब समझ आ रहा है और हम इसे कभी भूलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें प्लस माइनस के मतलब पता है। वो एक छोटा सा वीडियो लेक्चर जो था ना हमारा, कि प्लस माइनस डायरेक्शन होता है उसकी खोज, वो एक छोटा लेक्चर नहीं है, वो एंटायर 11th-12th में आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करेगा। क्योंकि हमेशा हम प्लस माइनस में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, फिर याद करते हैं, लेंस फॉर्मूला में भी याद करना पड़ता है, ये प्लस है वो माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स में ये होगा तो प्लस बोलेंगे, वो होगा तो माइनस बोलेंगे, वेक्टर में ये प्लस है वो माइनस है, कंफ्यूजन। सीधा सारे कंफ्यूजन की वजह से वो चीजें समझ नहीं आती हैं, तो इससे बेटर है ना प्लस माइनस को ही समझ लो, वही हमने किया था। इसीलिए कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी के जो दो समीकरण हमारी किताबों में लिखे होते हैं, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर क्यों होते हैं वो हमें पता चल गया, प्लस माइनस क्यों लगता है इनके आगे वो हमें पता चल गया, और साथ ही साथ हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस के साथ प्लस माइनस का क्या रिलेशन है वो समझ आ रहा है, और वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब बात आती है इसके इक्वेशन की जो हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो अब देखो हमारी बुक में लिखते हैं कि एफ एक्सटर्नल इज ऑल्सो इक्वल टू के एक्स, और वो क्यों लिखते हैं अब पता है, क्योंकि हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना स्प्रिंग चूस रहा है। दैट इज वाई हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स के बराबर रखते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज वाई किताबों में लिखा है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स। हालांकि आप स्प्रिंग से निकालो नेगेटिव आएगा, उतना ही स्टोर हुआ है मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो अब बात करता हूं कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो के एक्स के बराबर है और वो प्लस में होगा, क्यों? क्योंकि मेरे फोर्स के डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। ओके डन, ठीक है। अब मैं यहां पर, ठीक है, अब मैं आपको फिर से बोलूंगा, ये तीसरा चरण है हमारे आज के वीडियो लेक्चर का, और इसको आप ध्यान से देखना। आप चाहो तो एक छोटा सा ब्रेक ले लो, पानी वानी पियो, 5 मिनट का ब्रेक लो और फिर इस चीज को आगे देखो। अब देखो ये वक्त डिराइव करने का नहीं है, ये वक्त सीखने का है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि जो ये मेरा फोर्स है, अगर मैं अपने फोर्स को देखूं, एक्सटर्नल फोर्स को देखूं, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल फोर्स है। ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू बदलेगी तो एक्सटर्नल फोर्स की जो फोर्स की वैल्यू है बदल जाएगी। एक्स की वैल्यू 0 है, फोर्स की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू 0.1 है, फोर्स की वैल्यू 0.1 के है। एक्स की वैल्यू 1 है, फोर्स की वैल्यू के है। एक्स की वैल्यू 2 है, फोर्स की वैल्यू 2 के है। देखा, बदल रहा है ना हर पॉइंट के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूं बाय दिस फोर्स, तो उसको अगर मैं देखूं, तो वर्क डन को अगर मैं देखूं तो वो एफ डॉट एस से मैं नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि इसने हर पॉइंट पे फोर्स को बदला है, और अगर हर पॉइंट पे फोर्स को बदला है, अब इसको समझो, इस वक्त जल्दबाजी मत करो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि भैया पॉइंट, मैं क्या करता हूं, इस लेंथ को ना
4 पॉइंटों में डिवाइड कर देता हूं। 4 पॉइंट मतलब ये पूरी लेंथ है, बट हम फोकस करते हैं सिर्फ ये 4 पॉइंट पे। ए बी सी डी 4 पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर, और ये शुरुआत यहां से कर रहा है और हम यहां से देखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे जो फोर्स है, इस पॉइंट पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू मान लेते हैं 2 न्यूटन की है, और इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो 4 न्यूटन की है, इस पॉइंट पे जो फोर्स है 6 न्यूटन है, इस पॉइंट पर फोर्स 8 न्यूटन है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेस, और इस पॉइंट पे फोर्स 0 न्यूटन है। टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर ले लेता हूं, 4 मीटर के डिस्प्लेसमेंट है, अभी उससे अलग है, हम एक एग्जाम्पल को समझ रहे हैं। अगर मैं एफ डॉट एस को देखूं, ठीक है, तो भैया एफ डॉट एस क्या है, ये तब काम करता था जब फोर्स आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं कहता हूं कि मैं फोर्स को 2 न्यूटन ले लूं और मल्टीप्लाई 4 मीटर कर दूं, तो 8 न्यूटन मीटर या 8 जूल का ही तो वर्क हुआ है। लेकिन देखा जाए तो 2 न्यूटन का फोर्स अगर 4 मीटर लेके जाता तो इतना वर्क डन होता, बट यहां पर फोर्स बदल गया। अब यहां पर उसी रास्ते में फोर्स ज्यादा हो गया है, फोर्स ज्यादा हो गया है तो वर्क भी ज्यादा हो जाना चाहिए, ठीक है। और उससे भी देखा जाए तो सिर्फ 4 न्यूटन से अगर मैं 4 मीटर मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आगे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर पीछे देखूं तो पीछे तो 4 न्यूटन से कम फोर्स लग रहा था और उसके आगे 4 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि ये समीकरण यहां काम नहीं कर रहा है, तो यहां पर समीकरण काम कैसे करेगा, ये दिमाग में ख्याल लाओ पहले, ठीक है, फिर आगे सोचने पर ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब देखो, फोर्स अगर वेरिएबल है तो वर्क डन सीधा एफ एक्स एफ और एस मल्टीप्लाई करके तो नहीं निकाला जा सकता है। तो क्या किया जाए, तो हमने कहा एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, एक बच्चे की तरह शुरुआत करते हैं कि भैया यहां पर फोर्स 0 न्यूटन का है, यहां पे फोर्स आते आते 10 न्यूटन का होगा, और हर पॉइंट पे फोर्स बदल रहा है, हर पॉइंट पे फोर्स बदल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बहुत ही छोटे डिस्टेंस पर हम लोग वर्क डन निकालते हैं कि 0 न्यूटन मल्टीप्लाई, और ये छोटा सा डिस्टेंस जो है उसको डेल्टा एक्स ले लेता हूं, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, वो तो 0 हो जाएगा, पहले खंड के लिए हमने 0 कर लिया। बट यहां आके जो फोर्स है मेरा वो 0.3 न्यूटन के बराबर हो गया। फिर हमने थोड़ा सा और गैप लिया, तो 0.3 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की लेंथ मान लेते हैं, हम ले रहे हैं 0.2, तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.2, जिससे कि क्या हो जाएगा, 0.3 टू 6 न्यूटन मीटर का हमने वर्क किया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि हमने जो वेरिएशन लिया ना वो छोटे छोटे गैप्स पे ले लिया, छोटे छोटे गैप्स पे ले लिया, ठीक है। अगर मैं पूरा ही 0 न्यूटन से कैलकुलेट कर दूं कि 0 मल्टीप्लाई कंप्लीट डिस्टेंस, ठीक है, तो फोर्स 0 आ जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई कंप्लीट डिस्टेंस कर दूं तो फोर्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, वर्क डन एक्स्ट्रा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया कि भैया देखो वेरी कर रहा है ना, तो एक काम करते हैं, वेरी कर रहे हैं ना, तो पहले एक न्यूटन ले लेते हैं, 1 न्यूटन से इतना डिस्टेंस मान लेते हैं, मैंने बोला मान लेते हैं। फिर 2 न्यूटन से इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब जो 2 से 3 न्यूटन तक जब तक नहीं आता सेम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हुआ क्या, एक स्क्वीज थ्योरी बननी स्टार्ट होती है, जो कि आप फ्यूचर में कैलकुलस की किताबों में ये टर्म सुनोगे, स्क्वीज थ्योरम, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर मैं कहता हूं कि थ्रू आउट द जर्नी मेरा फोर्स 0 न्यूटन का था, या फिर हम ऐसा कहते हैं कि 0 से शुरू नहीं करते हैं, एग्जांपल के लिए 1 न्यूटन से शुरू करते हैं, ठीक है, 1 न्यूटन से शुरू करते हैं, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, वर्क डन को अगर मैं देखूं तो 1 न्यूटन मल्टीप्लाई ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर का है, तो मेरा जो वर्क डन मिनिमम आएगा वो आएगा 10 जूल का, और वर्क डन जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा मेरे पास 10 मल्टीप्लाई 10 100 जूल का आएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो मेरा फोर्स हर जगह बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मैंने जो वर्क डन किया होगा वो 10 जूल से तो ज्यादा ही किया है और 100 जूल से कम किया है, यानी कि वो नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि भैया एक न्यूटन से मैंने मान लो ऐसा समझ लो 1 मीटर तक मैंने 1 न्यूटन फोर्स ही कंसिडर कर लिया है, नहीं कर लिया, ठीक है। और फिर अगले 1 मीटर के लिए मैंने 2 न्यूटन फोर्स ले लिया, क्योंकि जब मैं 1 मीटर पहुंचा तो मेरा फोर्स तब तक बढ़ते बढ़ते 2 न्यूटन का हो गया था, जब 2 मीटर पहुंचा तो मेरा फोर्स 3 न्यूटन का हो गया था, तो ऐसे मैंने कंसिडर कर लिया। तो अब जो मैं फोर्स निकालूंगा, सॉरी जो वर्कडन निकालूंगा, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, तो मेरा जो वर्कडन आएगा वो 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे ऐसे करते हुए आएगा टिल 10 तक जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी आपके पास 55 के आसपास आएगी, ठीक है, 55 के आसपास आएगी, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10 इंटू 11/2 हो जाएगा, तो ये 55 आ जाएगा, 55 न्यूटन मीटर, यानी कि 55 जूल का यहां पर वर्क आ जाएगा। तो जो 55 जूल है वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करता है। बट हम लॉजिकली जानते हैं कि अब अगर देखा जाए, इवन दो 1 मीटर के लिए मैंने कांस्टेंट फोर्स ले लिया, कांस्टेंट फोर्स ले लिया जो कि मैंने 1 न्यूटन का मान लिया था, बट लॉजिकली
जो यहां दिख रहा है, वास्तविकता में जो दिख रहा है वो ये है कि 0 से 1 के बीच में भी तो अनगिनत नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। हर नंबर पर फोर्स मेरा बदल रहा है। तो हाँ, आपने एक एक मीटर पर फोर्स को वेरिएबल कंसिडर करके जो किया, उससे आप एक्यूरेट वैल्यू का, जो उसका एक्यूरेट वैल्यू जो कि आपको पता नहीं है, उसके करीब आ गए। पहले 100 और 10 और एक्यूरेट वैल्यू कहीं यहां है, मतलब यहां भी हो सकती है, मान लो यहां पर है, ऐसे समझ लो, यहां और यहां, ये मिनिमम जो ये 10 जूल है और ये 100 जूल है, बट एक्यूरेट वैल्यू को यहां लाई करती है। आपने जब एक एक मीटर पर चेंज किया, ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ग्राफ भी बनाए थे, वही चीज मैं यहां पर अब आपको इमेजिन करवा रहा हूं थॉट्स के जरिए, ठीक है। तो आप 55 पे जब पहुंचे तो आप थोड़ा और क्लोज तो आ गए, बट एक्यूरेट तो अभी भी नहीं हुए। फिर आपने कहा 1 मीटर की बजाय काम करते आधे आधे मीटर पे जो फोर्सेस की वैल्यू है वैसे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, वो किया तो आप और क्लोज आ जाओगे, बट एक्यूरेट नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि आपने जो 1 मीटर वाला एग्जांपल लेता हूं, एक एक मीटर पे जो फोर्स बदला था, 1 मीटर तक तो आपने 1 न्यूटन फोर्स ही कंसिडर किया। सोचो, 1 न्यूटन ही फोर्स कंसिडर किया, बट एक्चुअली में पहले पॉइंट पर वो 1 न्यूटन था, उसके आगे वाले पॉइंट पे ना वो उससे ज्यादा हो गया, उसके अगले ही पॉइंट पे वो उससे ज्यादा हो गया। तो यानी कि वर्क उसने अगले पॉइंट पे आपने जो कैलकुलेट किया उससे थोड़ा ज्यादा किया है, बट आपने उससे कम लिया है, तो इसलिए आपकी वैल्यू उससे नीचे ही दिखती रहेगी हमेशा। तो एरर बना रहेगा, ठीक है, एरर बना रहेगा। तो इसका मतलब अब अगर देखा जाए तो इसको हम और बेहतर ढंग से कैसे कम्युनिकेट करें नेचर से, तो हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। और ग्राफ को कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल। आप क्या करो, आप वाई एक्सिस पर तो ले लो फोर्स जो कि के एक्स के बराबर होगा, और एक्स एक्सिस पे ले लो आप डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो कि आपका एक्स से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स देखूं तो ये बनेगा सिंपली आपका एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है। अब देखो, अब मैं कहता हूं कि आपने यहां पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर तक ही मैंने प्लॉटिंग कर लिया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि 1 मीटर पर तो मैं इसी फोर्स को मान लेता हूं, जीरो वाले को ही, ठीक है, तो 0 × 1 मीटर, मेरा वर्क डन यहां कितना आ जाएगा, जीरो का, 0 × 1 इज 0। अगले पॉइंट पे मैंने क्या किया, यहां पे जो फोर्स की वैल्यू है, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू होगी K1 के बराबर होगी, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी K, ठीक है, यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2K, ठीक है, सिमिलरली अगले पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी 3K, इस तरीके से आ गई। अब मैंने क्या किया, हर पॉइंट के लिए फोर्स जो है K मान लिया, ठीक है, K मान लिया, तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो वर्क डन आया ना, वो देखो सिर्फ इतना ही आएगा, K × 1 इसी के बराबर आएगा। तो इसका मतलब मैंने जो वर्क डन निकाला वो कितना आया मेरे पास, K × 1 K के बराबर आया। अगले पॉइंट पे मैंने यहां से मैंने फोर्स को 2K मानना, K फॉर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला K। तो मेरा जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, फोर्स, ये लेंथ क्या है फोर्स की है, ये लेंथ क्या है डिस्प्लेसमेंट की है, तो 2K × 1 मीटर। तो जो मेरा वर्क डन आया वो कितना आया, प्लस में 2K आ गया। सिमिलरली यहां पर आएगा प्लस में 3K, इस तरीके से मेरा वर्क डन आएगा। अब लॉजिकल बात क्या है कि ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, ठीक है, ये भी हमारे वर्क डन का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अब, और क्योंकि आपको पता है कि आपने जो वर्क किया है वो इससे ज्यादा किया है। क्यों? क्योंकि जब आप इस पॉइंट पे थे ना और आपका फोर्स के था, ध्यान से देखना, इसके अगले पॉइंट पे फील करना इस बात को, शायद उतना बड़ा ना दिख रहा हो, इसके अगले पॉइंट पे, इस पॉइंट पर जो फोर्स है ना, इस पॉइंट पर तो फोर्स के है, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा भी मैं आगे जाता हूं ना, फोर्स की वैल्यू देखो बदल जाती है, वो के से बड़ी हो जाती है। फोर्स बदल गया तो वर्क बदल गया, वर्क और उससे ज्यादा हो गया, यानी कि आपने जो वर्क निकाला वो एक्चुअल वर्क डन से कम है, वो एक्चुअल वर्क डन से कम है। तो उसकी कमी को कैसे पूरा करोगे? आपने क्या किया अगली बार कि भैया गैप जो है ना 1 मीटर का लेने के बजाय दो दो आधे आधे मीटर पर आपने उसको वर्क डन निकालना शुरू कर दिया, आधे आधे मीटर पे, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा भी कैलकुलेशन में आ जा रहा है, ये वाले हिस्से भी देखो कैलकुलेशन में आ जा रहे हैं। तो आप पहले से तो और ज्यादा एक्यूरेट हो गए, पहले से और ज्यादा एक्यूरेट हो गए, बट क्या ये गैप कम हुआ? नहीं हुआ। आपने कहा और छोटे छोटे कर लेता हूं, इंटरवल में कर लेता हूं, और छोटे छोटे इंटरवल में कर लेता हूं, इससे क्या होगा, आपने और ज्यादा मेजरमेंट ले ली, अंदर ले ली, बट आपके लिए वो छोटा होता जा रहा है, बट वास्तविकता में जूम करोगे तो आपको दिखेगा गैप्स अभी भी यहां पर मौजूद हैं। इसका मतलब आप एग्जैक्ट वर्क डन तो नहीं निकाल पा रहे हो, जो एग्जैक्ट वर्क डन आपने किया है ना, आप उस नंबर के करीब तो पहुंच रहे हो, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हो। क्या ये प्रक्रिया कुछ लिमिट जैसी लग रही है? जो डिस्कवर करी थी वही लग रही है ना। यही चीज इंसान इतिहास में कर रहा था, तभी तो उसने लिमिट को खोजा, तभी उसे समझ आया। तो उसको एक बात, अब यही बात जो उस जमाने में उन लोगों ने अपने आप से पूछी थी ना, आप अपने आप से पूछो कि यार मैं कितना ही छोटा कर लूं एरर तो रहेगा, एरर रहेगा। एरर को घटाने का क्या तरीका है? एरर को एकदम ही अगर घटाना हो तो क्या करना हो, ठीक है। तो अपने आप से हमने जो बात करी उसी बात को दोबारा से एक नए ग्राफ पे देखते हैं। ये रहा मेरा के एक्स का ग्राफ, ये रहा मेरा के एक्स का ग्राफ, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं किसी एक्स पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पर
ठीक है, फोर्स को देखूं तो वो के एक्स के बराबर है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, जो गैप मैंने पहले 1 मीटर, फिर आधा मीटर, फिर 1/4 मीटर, 1/8 मीटर, ऐसे करके मैं एक्यूरेसी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वही चीज अब दोबारा से देखूं तो मैं उस गैप को ना डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि भैया मैं काम करता हूं, इस फोर्स को ना छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए यही फोर्स ले लेता हूं। ठीक है, यही फोर्स मैंने ले लिया। ठीक है, इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बनाता हूं और यहां पे डॉटेड बना देता हूं। ठीक है, वही बात जो यहां हमने करी, अब यहां देखते हैं कि मैंने क्या किया, कि मैंने इस फोर्स को सेम माना इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, जिससे कि मुझे जो वर्क डन मिला वो इस रीजन के बराबर मिलेगा। ठीक है, क्यों इस रीजन के एरिया के बराबर क्यों होगा, क्योंकि देखो इस लेंथ की वैल्यू के एक्स के बराबर है और जो इसका ब्रेड्थ है उसकी वैल्यू डेल्टा एक्स के बराबर है, तो मेरा वर्क डन क्या है यहाँ पर, के एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, अब स्वाभाविक वही चीज कि ये जो यहां पर बच गया, ठीक है, ये मेरे लिए एरर है, और देखा जाए तो ये एरर हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हम वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप कहोगे कि ये तो ट्राइंगल बन रहा है, एरिया निकाल लो उसका, वो नहीं, अभी हम ढूंढ रहे हैं कुछ, वो क्या ढूंढ रहे हैं वो बात को समझना, क्योंकि यहाँ तो वर्क स्ट्रेट लाइन पे है, बट व्हाट इफ ये कर्व होता तो आप एरिया निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। तो यहाँ भी एक खोज कर रहे हैं हम लोग, जो कि हम ऑलरेडी अपनी वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं ताकि आप उसके साथ और गहराई से जुड़ो। अब हमने कहा कि यार ये वो वर्क डन है जो हमें पता नहीं है, जो हमें पता नहीं, मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने एक छोटे लेंथ के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, और ऐसा करने से ये वाला वर्क डन उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, इट मींस मैं एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पा रहा हूं। तो अगर मैं डेल्टा एक्स को थोड़ा और छोटा रखता, थोड़ा और छोटा कर दूं, ऐसे कर लो, यहां तक कर लूं, ठीक है, तो देखो अब जो मेरा एरर है वो और छोटा हो गया, पहले के मुकाबले छोटा, क्योंकि अब उतने में ही अगर मैं जाऊंगा तो देखो मैंने पहले से ज्यादा एरिया कवर कर लिया है। ठीक है, अब सोचने वाली बात, और छोटा कर दूं तो मैं और एरिया कवर कर लूंगा, और छोटा कर दूं तो और एरिया कवर कर लूंगा, और यहीं पे वो की पॉइंट आता है कि मैं छोटा करने से ज्यादा एरिया कवर कर रहा हूं। पॉइंट को ध्यान से देखना और फील करना, छोटा करने से मैं ज्यादा एरिया कवर कर रहा हूं, बट लॉजिकली मैं कभी भी उस गैप को, उस एरर को जीरो नहीं कर पाऊंगा। क्यों, मैं कितना ही छोटा कर लो, मैथमेटिक्स ने मुझे बताया कि 0.00000000001 और 0.000000000 एक जीरो और लेता हूं 1, ये दोनों नंबर बहुत छोटे हैं मेरे लिए, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत छोटे हैं। इन दोनों नंबरों के बीच में कितने नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे, यानी कि मैं यहां पर इनके इनफाइनाइट टुकड़े भी, मतलब एक ही तरीका है गैप को कम करने का, मतलब मैं डेल्टा एक्स को जीरो नहीं कर रहा हूं, जीरो से बहुत करीब भी ले जाऊं तो भी एरर रहेगा ही रहेगा, मतलब मैं एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकता हूं। और अब यहां से चीजें बहुत तेजी से एस्केलेट होंगी इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, तो इट मींस लॉजिकली एरर रहेगा, और उसी लॉजिक के साथ अगर मैं सोचूं तो अगर डेल्टा एक्स अगर एग्जैक्ट जीरो होता तो ये जो मेरे को एरिया दिख रहा है ना, ये अभी जो मुझे 2 डायमेंशनल फिगर दिख रहा है, ये बन जाता, ये बन जाएगा, मैं अब आप इसको रेड कलर से दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें लेंथ तो है और ब्रेड्थ भी है। ठीक है, बट अगर डेल्टा एक्स को मैं जीरो कर दूं तो ये बन जाएगा एक लाइन। अगर मैं हर लाइन को कैलकुलेट करूं, हर लाइन को जोड़ूं, हर लाइन को जोड़ूं, ऐसे 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 ऐसे, तो मुझे कंप्लीट वर्क डन मिल सकता है। क्या मिल सकता है, कंप्लीट वर्क डन मिल सकता है। अब यहां पर बात को बड़े स्लो ठहराव के साथ सुनना, ठीक है, और सोचना कि डेल्टा एक्स को छोटा करने से एरर नहीं जाएगा, वो रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू में बता नहीं सकता। ठीक है, तो अगर डेल्टा एक्स जीरो होगा तो एरर नहीं रहेगा। ठीक है, लॉजिकली डेल्टा एक्स अगर जीरो नहीं है तो एरर है, लेकिन लॉजिकली डेल्टा एक्स अगर जीरो है तो एरर नहीं है। एंड तीसरा लॉजिकली, अगर डेल्टा एक्स जीरो है तो मैं कैलकुलेट कैसे करूं पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि अगर डेल्टा एक्स जीरो है तो लेंथ तो चलो आपकी के एक्स हो गई, लेंथ तो चलो आपकी के एक्स हो गई, लेकिन जो ये डेल्टा एक्स है अगर आप उसको जीरो कर दोगे तो ये भी तो शून्य हो जाएगा। लेकिन फिर दिमाग में एक बात आई, फिर दिमाग में एक बात आई कि यार जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी इज अ नंबर, जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी इज अ नंबर। तो अब हम इसको एक रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो है, ये कहूंगा मैं के एक्स डी एक्स, चेंज बिटवीन 2 पॉइंट, चेंज एट अ पॉइंट, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टुवर्ड जीरो, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उस टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य ही होगी, शून्य ही होगी। लेकिन अब यहां पर भी डिफरेंट शून्य को देखना, इस पॉइंट पे जब आपके एक्स इस पॉइंट पे है तो ये रहा के एक्स और ये रहा डेल्टा एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य, क्योंकि थिकनेस क्या है उसकी, शून्य है। ठीक है,
अब यहां पर अगर चलो, अगर x को मैं यहां पर ले आता हूं और यहां पे देखूं तो देखो kx की वैल्यू बड़ी हो गई है और dx क्या है, अब एक पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने डेल्टा x को शून्य कर दिया तो वो क्या बन गया, एक पॉइंट बन गया। क्या बन गया, एक पॉइंट बन गया। तो यहां पर भी kx डेल्टा x जो है, kx dx जो है वो शून्य को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट ये वाला शून्य इस वाले शून्य से बड़ा है और इस वाले शून्य के आगे जो शून्य आ रहा है वो उससे छोटा है। और अब जरा सोचो एक लाइन क्या होती है, अब और विस्तार से सोचो, हमने लाइन, एरिया, वॉल्यूम तीनों को स्टडी किया है पॉइंट के नजरिए से, ठीक है। एक लाइन क्या होती है, अ वन डायमेंशनल एंटिटी जिसके पास सिर्फ लेंथ होती है, थिकनेस नहीं होती है, मतलब ब्रेड्थ नहीं होती है, हाइट नहीं होती है, ओनली लेंथ होती है। तो अब उस लाइन को जरा फील करो, एक लाइन क्या है जिसके पास एक लंबाई है बट चौड़ाई नहीं है। अब जरा इस लाइन को, मतलब इस रेड कलर की लाइन को एक बार फील करो। ये बेसिकली एक एरिया था, एक एरिया था जिसमें ये तो के एक्स था और ये डेल्टा एक्स था। डेल्टा एक्स एक चौड़ाई है, इवन तो छोटा है, चौड़ाई तो है ना, तो ये एक टू डायमेंशनल एंटिटी है। लेकिन अगर डेल्टा एक्स को जीरो कर दिया जाए तो मेरे पास सिर्फ के एक्स बचेगा और डेल्टा एक्स जो है वो जीरो हो गया है, जिसको मैं रिप्रेजेंट तो डी एक्स से कर रहा हूं, बट उसकी लेंथ कितनी है, कितनी है उसकी लेंथ, शून्य है उसकी लेंथ। तो बेसिकली मैंने यहां पर वन डायमेंशनल एक लाइन निकाल ली है। और लाइन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो एक लाइन बेसिकली क्या बता रहा है पता है आपको, वर्क डन एट अ पॉइंट बता रहा है, हर पॉइंट का वर्क डन बता रहा है। ये क्या बता रहा था, ये जो एरिया बता रहा था, वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स, बट वो भी एरर के साथ, ठीक है। मतलब एक्यूरेट वैल्यू के करीब था बट एक्यूरेट नहीं था। बट एक्यूरेसी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यार डेल्टा एक्स देखो एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पर फोर्स बदल रहा है, ठीक है, हर पॉइंट पर फोर्स बदल रहा है। लेकिन अगर मुझे एरर नहीं चाहिए तो लॉजिकली डेल्टा एक्स जीरो होना चाहिए, और अगर वो जीरो होगा तो इस ग्राफ में वो जो चीज जिसको आप अभी एक एरिया की तरह देख रहे थे, एक टू डायमेंशनल फिगर की तरह देख रहे थे, वो एक वन डायमेंशनल लाइन बन जाएगी, वन डायमेंशनल लाइन बन जाएगी। और वो रिप्रेजेंट करोगे आप के एक्स डी एक्स के साथ, और डी एक्स की लेंथ क्या है, शून्य है। अब ये जो शून्य है, अगर लेंथ छोटा है तो उसका मैग्नीट्यूड छोटा है। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है और ये मैग्नीट्यूड वर्ड मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूं कि एक शून्य तो तीन शून्य की वजह से बना हो, तीन बार कुछ नहीं करने से जो कुछ नहीं पैदा होता है वो तीन कुछ नहीं से बना है। बट एक बार 17 बार आप कुछ नहीं करो तो 17 कुछ नहीं से जो कुछ नहीं बन रहा है वो 17 कुछ नहीं के भार को संभाल रहा है, यानी 17 बार आपने उस काम को ना किया हो तब उसकी वजह से वो कुछ नहीं आया है। तो दोनों कुछ नहीं में एक डिफरेंस है, एक तीन कुछ नहीं को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक शून्य 17 कुछ नहीं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये जो शून्य है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये शून्य क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि आप इसको एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। एक लाइन की लेंथ क्या होती है, एल, बट उसका एरिया क्या होता है, शून्य। जो मन में डाउट आ रहा था मैंने क्लियर किया, ठीक है। अब क्या है कि आप यहां पर शून्य क्यों लिख रहे हो पता है, क्योंकि आप उसको एक एरिया की तरह देख रहे हो। लेंथ इंटू में ब्रेथ, ब्रेथ आपने शून्य ली है तो उसका एरिया शून्य है, एरिया शून्य है, लेंथ उसकी कितनी है, के एक्स है, लेंथ कितनी है, के एक्स है। और आप क्या निकालना चाहते हो, ये एरिया। तो आप यहां पर उस लाइन का, वो जो लाइन आपके पास है, ठीक है, उन लाइनों का जो एरिया है, आप उन सारे एरियाज को जोड़ना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो। अब रीमन सर ने जो डिस्कवरी करी थी ना, अब हम वो डिस्कवरी करने वाले हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन में जो मैंने रीमन सर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाया था, आज उस चीज को डिस्कवर करते हैं। अगर हर लाइन को मैं एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सारे शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य कितनी बार होंगे इस एक रीजन में, कितना एरिया है, कितनी लाइनें आएंगी, ऑब्वियसली इनफाइनाइट लाइंस आएंगी। तो हर लाइन जो है उसका एरिया कितना है, शून्य है। लेकिन अगर उन शून्य को अनंत बार जोड़ूं, मैं इनफाइनाइट टाइम जोड़ूं, तो जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी क्या निकल कर आएगा, जो वास्तविकता में दिख रहा है वो निकल कर आएगा। जो वास्तविकता में दिख रहा है वही उसका जवाब होता है, क्योंकि इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, क्योंकि इसका एक आंसर नहीं है, जो दिख रहा है वही उसका आंसर है। तो इस परिस्थिति में इसका आंसर किसके बराबर होगा, ये जो रीजन दिख रहा है ना, इसके एरिया के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर होगा। और यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, उसके बराबर होगा। तो रीमन सर ने ये डिस्कवरीज कैसे करी थी, ऐसे ही ऑब्जर्व करके करी थी। अब देखो मजेदार बात, तो आप ये बात तो समझ गए। अब मैंने जो इतना लंबा चौड़ा बोला है इसको थोड़ा ठहराव के साथ समझाता हूं, ठीक है। फोर्स वेरिएबल है, वापस से, क्योंकि मुझे पता है एक बार में नहीं होगा, एक दो बार और बोलना पड़ेगा, और इसीलिए वीडियो को भी एक दो बार और देखना आप। फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्यूरेट वर्क डन हम नहीं निकाल सकते, ठीक, एक्यूरेट वर्क डन नहीं निकाल सकते क्योंकि हर पॉइंट के साथ फोर्स वेरी करेगा। तो मैं चाहता हूं कि मुझे हर पॉइंट पर फोर्स पता चले। अब मैं इसको और संक्षेप में बताता हूं, मतलब और आसान शब्दों में, क्योंकि इतना देख लिया ना, अब समझ जाओगे आप। जैसे एक पॉइंट पर अगर मुझे किसी की रफ्तार बतानी है तो
तो इंस्टेंट पॉइंट पर अगर मुझे इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट शून्य आता है और टाइम भी शून्य आता है। ठीक है, तो 0/0 की वैल्यू हम कैसे बताते हैं? वास्तविकता को देख के। अगर मुझे एक पॉइंट पे वर्क डन बताना है तो उस पॉइंट पर, वो जो पॉइंट है वो मीन पोजीशन से x डिस्टेंस की दूरी पर है, उस पॉइंट पर फोर्स कितना है? kx के बराबर है। बट डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट पे कितना होगा? शून्य के बराबर होगा। kx और वो जो एक पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी? उसको आप डेल्टा एक्स तो लिखोगे नहीं, आप dx लिखोगे, जैसा कि हमने जाना है। तो kx dx क्या हो गया? एक पॉइंट का वर्क डन हो गया। अब सारे पॉइंट के वर्क डन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे टोटल वर्क डन मिलेगा, और इसी पर्टिकुलर केस में मैं जीरो एरर के साथ वर्क डन निकाल पाऊंगा। ठीक है, वही चीज हमने यहां पर वापस से देखी कि एक लाइन है, एक्यूरेट वर्क डन अगर हमें निकालना है तो हमें फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट करना होगा। ठीक है, बट वो हम कैसे करें हमें समझ नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट चूज किया और थोड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए तो उस फोर्स को उतना ही मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। बट उसकी वजह से हमारे पास ये जो रीजन था वो नॉट कैलकुलेटिव रहा, यानी कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाए उसे। तो आपने वर्क डन तो निकाला बट वो एग्जैक्ट वर्क डन जितना आपने किया है उतना नहीं निकला, उससे थोड़ा कम ही निकल रहा है। आपने इस गैप को और छोटा कर दिया जिससे कि एक्स्ट्रा एरिया तो आ गया बट स्टिल एरर मेंटेन्ड है। बट उस एरर को अगर कंप्लीटली वाइप आउट करना है तो ये गैप आपका जीरो होना चाहिए, यानी कि वही हर पॉइंट का वर्क डन हमें पता होना चाहिए। और हर पॉइंट का वर्क डन क्या है? उस पर्टिकुलर पॉइंट का फोर्स मल्टीप्लाई पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप कैसे निकालोगे? के एक्स डी एक्स करके निकालोगे, और इस चीज का सम करना है। और इस चीज का सम करने से आपको क्या मिल रहा है? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, और रीमन सर ने क्या ढूंढा था कि एरिया अंडर द कर्व, ऐसे ही डिस्कवरी करते करते उनको ये समझ आया कि एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो यहां पर हमें यह देखने को मिला कि अब इसको आप लिख सकते हो के एक्स डी एक्स के बराबर लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहां तो एक स्ट्रेट लाइन थी, हम इसका एरिया तो, अब जैसे मैंने कहा 0 × एरिया के बराबर होता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं कहता हूं कि एक स्प्रिंग को मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट तक भेजा है। ठीक है, और इस पॉइंट पर जो उसकी जो ये वाली लेंथ है वो के एक्स के बराबर है, तो इसके अंडर में जो एरिया होगा वो कितना होगा? लेंथ मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो के एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, यही आएगा, और यही उसका एरिया भी है। एंड यहां पर हमें मिल गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो किसके बराबर होगा? के एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। और वो देखो हमने कैसे किया, जो ये हमारा प्रक्रिया है कि एक एक लाइन को हमने यहां पर जोड़ा तो वो एरिया के बराबर हमें देखने को मिला, वो हमें देखने को मिला। अब कहा जा सकता है कि यार इतनी मेहनत क्यों करी हमने, जो कि आज के मतलब वीडियो लेक्चर में ना जो एक लाइफ की साइंस है, जो मैं आपको कह रहा था ना कि जैसे फोर्स के बारे में हमने यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके, इक्वेशन तो पता ही है तो यहाँ लेके क्यों बनाना है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अब आपको मिलने वाला है। और वो ये है कि देखो ये तो एक ट्राइंगल था, इसका एरिया तो मैं सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्व करने से हमें रीमन सर की भावनाएं समझ आ गई, उनकी धारणाएं समझ आई कि वो करना क्या चाह रहे थे और उन्होंने उन चीजों को खोजा कैसे। और साथ ही साथ अब ये देखो कि रीमन सर ने खोजा था कि कंटिन्यूअस कर्व का अगर समेशन करोगे तो वो इंटीग्रेशन के बराबर होता है। और इसी समेशन को अब आप रीमन सर के नजरिए से नहीं, खुद की ऑब्जर्वेशन में देख सकते हो कि वो एरिया अंडर द कर्व के बराबर है, एरिया अंडर द कर्व के बराबर है। तो भविष्य में अगर आप एयर रेजिस्टेंस को देखोगे ना, वो वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। उस केस में आपको क्या ये सीधा कर्व मिलेगा? वर्क लॉस बाई एनर्जी लॉस्ट बाय द एयर रेजिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो वहां पर वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आपका होता है। वहां पे जब आप चीजें निकालोगे तो वहां पे चीज स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वहां पर आपको एक कर्व मिलेगा। और उस कर्व से अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो तो यहां तो चलो चीजें देख के ही वर्क डन निकाला जा सकता है, लेकिन अगर यही कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन ना होकर ऐसे होता और मैं कहता कि ये आपका फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स था और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट थी, बताओ वर्क डन कितना होगा, तो क्या आप निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। लेकिन अब यहां पर हमने ट्रायंगल को इग्नोर करके उस जीरो पर फोकस करना स्टार्ट किया ताकि हम ये सीख पाए कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें पता होगा कि इसका सम इसके बराबर है और ये एंटी डेरिवेटिव के बराबर होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव के बराबर होता है। और अगर ये एंटी डेरिवेटिव के बराबर है तो हमने यहां पर एक ऐसी चीज को खोज लिया कि फ्यूचर में अगर एफ एक्स ऐसा मिलेगा और मुझे इसके नीचे का एरिया निकालना है तो मैं एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक मुझे मिल जाएगा एरिया। सो बेसिकली इजी चीज से सीखा और जब कॉम्प्लिकेशंस आई तो हम रेडी थे नेचर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहां पर आप डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हम यहां पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालने नहीं आए हैं, हम सोचने आए हैं, हम सोच सोच के सीखने आए हैं और उसी से अपनी सोच की शक्ति का विस्तार करने आए हैं। असली नॉलेज तो ये है
जो इंपॉर्टेंट सीख आपको इन ऑब्जर्वेशन से मिल रही है वो ये है कि हम अपनी सोच की शक्ति को बढ़ाने आए हैं, इसलिए हमें ये चीजें करनी चाहिए। अब देखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, अगर हमें देखना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी, जो हम देख रहे हैं वो वेरिएबल है क्योंकि वो kx के बराबर है। एक पॉइंट का वर्क डन kx dx के बराबर होगा, पॉइंट का वर्क डन, और सारे पॉइंट के वर्क डन को आपको ऐड करना होगा। जब आप ऐड करोगे तो जैसा कि आपने यहां देखा, आप इन सब एरियाज को ऐड ही तो कर रहे थे, वैसे ही आपने जब एक लाइन वाला, जब लाइन को एरिया के फॉर्म में देखा जो कि 0 के बराबर है, जब आपने उसे लाइन के फॉर्म में देखा तो आप सारी लाइनों को जब ऐड करोगे, जब आप सारी लाइनों को ऐड कर दोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? देखा जाए तो ये पूरा रीजन पेंट हो जाएगा ना रेड कलर से, तो आपको क्या मिल गया? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस रीजन, जो कि आप वास्तविकता देख के ही बता सकते हो, क्योंकि हर लाइन, हर एरिया की जो वैल्यू है वो तो 0 आ रही है, बट वो अनंत बार जोड़ी जा रही है, और जब उसको आप अनंत बार जोड़ते हो तो वो एक नंबर होता है, और वो नंबर कैसे निकालते हो? देख के निकालते हो। तो यहां पे डिस्कवर हो गया कि एरिया अंडर द कर्व जो होगा, मतलब इसका जो आप सम कर रहे हो वो एरिया अंडर द कर्व के बराबर है। दैट इज वाई रीमन ने कहा था एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो इंटीग्रेशन के बराबर होता है। वो एरिया अंडर द कर्व ही तो निकाल रहे थे, और उनको वहां पे दिखा कि ये तो इंटीग्रेशन के बराबर होता है। सो समेशन किया हर पॉइंट के वर्कडन का, वो रीमन सर ने डिस्कवर किया था, वो इंटीग्रेशन के बराबर होता है। और इंटीग्रेशन हमने कैसे ढूंढा था? इंटीग्रेशन क्या है? डेरिवेटिव का उल्टा, क्योंकि वो तो यूनिक होते हैं। तो अगर k मैं कांस्टेंट बाहर निकालूं तो x dx को देखूं तो ये x जो है ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है? तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या है? एक्स स्क्वायर, एंटी डेरिवेटिव क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और ये आ गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। और जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स ने किया उतना ही स्प्रिंग ने उससे ले लिया और अपने पास स्टोर कर लिया। तो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। अब जो मैंने ये लास्ट में से 5 मिनट एक लाइन बोली है ना, हम शुरू यहां से करते, अंत यहां पे करते, ये लेक्चर 5 मिनट का भी नहीं था, 5 मिनट का भी नहीं था ट्रेडिशनल वे में अगर चले तो। लेकिन आप मुझे एक बात बताना, और ये मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आज का यूथ क्या समझता है इसके बारे में, कि सिर्फ इतना सा बता देता मैं आपको, या जो ये हमने किया, हो सकता है बहुत सी बातें शायद फर्स्ट टाइम में, एक बार में ना समझ आई हो, बट अब आपके पास वो चीज है, वो लाइब्रेरी है कि अगर आप क्यूरियस हो ना तो आप इसको समझ जाओगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो को किसी इस मोटिवेशन से देखा हो, यार कल पेपर है, मुझे बस ये कैसे आया फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन कल स्कूल में क्या लिखने वाला हूं, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपने ये वीडियो देखी होगी, आई नो आप निराश हो गए होगे, ठीक है, क्योंकि मैं उस तरह से पढ़ा होता नहीं हूं, और ना ही फ्यूचर में कोई मेरी वीडियो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी, क्योंकि मैं यहां पर एक लाइब्रेरी पर फोकस कर रहा हूं जो कि ट्रू नॉलेज पर फोकस करे, ठीक है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको जो ये ज्ञान मिला है इससे आप नंबर नहीं ला सकते, आप नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि ज्ञान तो मिल गया, अब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस ज्ञान से भी तो सॉल्व, इसी ज्ञान से सॉल्व होगा ना। हाँ, पहले जो प्रोसेस होता अगर मैं सिर्फ ये बताता ना, तो यहां पर ये होता कि मैंने सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपको दे दिया है, तो आपने एक्चुअली में कुछ सीखा नहीं, आप बने एक फॉलोअर, जिसको बस एक ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको ऐसे करना है तो ये मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अपनी खुद की सोच की शक्ति का विस्तार नहीं कर रहे हो आप। और यहां पर ध्यान रखना, दूसरों के बहकावे में कभी मत आओ, मेरे बहकावे में भी नहीं, ना किसी के बहकावे में। क्यों? क्योंकि हम आपको जो गाइड करता है ना, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ नहीं पता है आपको। मुद्दा ये है, अगर हम दूसरों के कहने के अनुसार अपनी जिंदगी जिएंगे तो हम फॉलोअर कहलाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी के रास्ते खुद तय करेंगे और खुद ये डिसाइड करें कि भैया क्या सही है क्या गलत है, और सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ लर्नर बने, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पर कोई ये कहने वाला नहीं होगा दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज जो आज पॉसिबल है ना, एक टाइम पर इम्पॉसिबल थी, और उस समय के समाज ने यही कहा था दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। बट जो लोग खुद पर निर्भर करते हैं वो उस चीज को पॉसिबल बना देते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सो यहां पर आप मुझे मेरा प्रश्न आपसे ये था कि क्या जो ये ऑब्जर्वेशन है ये एक्चुअली में आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, इवन दो समझ आई हो या ना आई हो, बट साइंस पढ़ने का क्या यही राइट वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं आज की जनरेशन की माइंडसेट को समझना चाहता हूं। तो इस पॉइंट पर मैं आप लोगों के कमेंट्स को जानना चाहूंगा। ऐप में देख रहे हो तो चैट में आप लिखकर मुझे भेज सकते हो, एंड प्लीज इसके बारे में मुझे जरूर बताना। अब कंक्लूजन, वर्क डन जो है, ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया जिसके बारे में मैं बोलना चाहता था, टॉपिक का ही पार्ट है, ठीक है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और वो वर्ड जो आप किताबों में देखते हो वो है इनफाइनाइटेसिमल वर्क, वर्क या एनर्जी या कुछ भी कह लो, इनफाइनाइटेसिमल,
वर्क पे फोकस मत करो, इनफाइनाइटेसिमल ये वर्ड आपको आपकी फिजिक्स की किताबों में कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस वर्ड के मीनिंग को अब आप यूं समझ जाओगे। क्यों? हम कितना ही रट्टा मार ले ये वर्ड समझ नहीं आता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं थे। अब कनेक्ट करता हूं मैं आपको। देखो, जो आपने वर्क डन किया, आपको पता है कि आपका फोर्स वेरिएबल है, आपका फोर्स वेरिएबल है, हर पॉइंट पर बदल रहा है। ठीक है, तो आपने हर पॉइंट का वर्क डन निकाला और उसको जोड़ा, जो कि एरिया अंडर द कर्व और इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो आप इंटीग्रेशन की मदद से भी निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन के बराबर आया। बेसिकली इट इज द सम ऑफ द वर्क डन एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट के वर्क डन का सम है, जोड़ है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने जो ये लेंथ है इसमें कितने वर्क डन देखे हैं? ठीक है, हम ये वर्ड यूज करते हैं अपनी किताबों में, इनफाइनाइटेसिमल वर्क किया हमने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो ये एक फाइनाइट लेंथ की लाइन है ना, फाइनाइट लेंथ का जो ये डिस्टेंस है, इसको इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ दिया है और हर पॉइंट पे वर्क डन कर रहे हो। बस ये वर्ड वही बोल रहा है। और हमें समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि हम कैलकुलस के ट्रू मीनिंग को नहीं जानते थे। इसका मतलब ही यही है कि जो हमने अभी यहां देखा, हर पॉइंट पे जो वर्क डन किया, तो बेसिकली हमने एक लाइन को इनफाइनाइट हिस्सों में तोड़ दिया है। तो आपने कितने वर्क डन जोड़े हैं? यहां पर इनफाइनाइट वर्क डन जोड़े हैं, इनफाइनाइट वर्क डन जोड़े हैं। सो यू हैव डन इनफाइनाइटेसिमल वर्क। ये इनफाइनाइटेसिमल उसको रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। हमारी किताबों का टेक्स्ट हमें कई बार कंफ्यूज करता है, उसके पीछे उस टेक्स्ट की गलती नहीं है, उसके पीछे हमारी गलती है कि हमारे पास उस वर्ड को समझने के लिए जो सही ज्ञान है, होना चाहिए था, वो नहीं है। और कंटिन्यूटी से हम टूटे हुए हैं। हमें पहले जो चीज पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए, तभी ये समझ आएगी। क्योंकि ये जो चीज पहले आई है वो पहले ही रहेगी, जो बाद में आई है वो बाद में ही रहेगी। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि बाद की चीज पहले कर लो, पहले की चीज बाद में कर लो। दिस इज इम्पॉसिबल, और ये सीधा सीधा टाइम वेस्ट है। तो ये इनफाइनाइटेसिमल का मतलब है जब आप चीजों को इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ के जोड़ते हो ना, तो उसको इनफाइनाइटेसिमल बोला जाता है, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर क्यों होता है। एंड इन वीडियोस को, जहां पर ये स्पेसिफिकली वर्क वाली जो वीडियोस हैं, इसको आपको लास्ट की जो 3-4 वीडियोस हैं या वर्क की सारी वीडियोस को आप 2 से 3 बार जरूर देखना। क्यों? क्योंकि आप यहां पर अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस करोगे, सोचना सीखोगे, नेचर के साथ कैलकुलस से बात कर पाओगे, और आपकी ये शक्ति आपको भविष्य में एक सुपर ह्यूमन बनाएगी, एक इवोल्यूशनरी इंसान बनाएगी। इसलिए इन चीजों को जरूर करना है। ठीक है, हमारे पास, हमारे सिस्टम ने इतना वक्त छोड़ा ही नहीं है। अगर स्कूल में जाते हो तो होमवर्क, असाइनमेंट, टेस्ट, फलाना ढिमकाना इतने होते रहते हैं कि सच में वक्त नहीं मिलता है। और ये बात मैं आपके फेवर में बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली में हमारा सिस्टम और शेड्यूल ऐसा है ना कि सही पढ़ाई करने का वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन अब यहां पर आपको एक चॉइस लेनी पड़ेगी। सही पढ़ाई नहीं करी तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, और सही पढ़ाई करी तो लाइफ बन जाएगी। इसलिए आपको यहां पर एक संघर्ष ऐसा करना होगा कि उन चीजों को अगर रोक नहीं सकते हो, ठीक है, तो सही पढ़ाई के लिए टाइम को बढ़ाना सीखो, टाइम को बढ़ाओ। सही पढ़ाई करना आपके लिए जरूरी है। इनिशियल डेज में स्ट्रगल आएंगे, मैं मानता हूं, लेकिन जब आप सही पढ़ाई करना सीख जाओगे ना, तो आप उन चीजों को भी कोप अप कर लोगे और ऐसे अपनी जेब में रख के घुमा करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम दिया, आपने फिर उसको सही पढ़ाई, सही वाले फॉर्मेट में पढ़ाई कर ली, तो उनका काम भी हो गया और पढ़ाई भी हो गई। मिक्स कर दो दोनों को। ठीक है, होमवर्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ज्ञान लेकर उस होमवर्क को पूरा करना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए जब दौड़ते हैं ना, तो हम फॉलोअर हैं। हम ज्ञान के लिए दौड़ते हैं ना, और फिर मार्क्स हमारे पीछे दौड़ते हैं, तो हम अचीवर हैं। ध्यान से समझना, मार्क्स आने चाहिए लेकिन ज्ञान से। ठीक है, कोई प्रोसेस से नहीं कि ये तरीका लगा दिया और नंबर आ गए। तो फिर वो ये वही वाली बात होती है। इट इज एज सेम एज कि यार एक नौकरी के लिए एग्जाम निकाला, बट उसने पैसे देके वो नौकरी हासिल कर ली, और आप फर्स्ट आके भी आपको वो सीट नहीं मिली। बिना ज्ञान लिए मार्क्स लाना इज इक्विवेलेंट टू द सेम सिनारियो। ठीक है, हालांकि मैं जॉब को इतना फेवर नहीं करता हूं। आई वांट कि इंडिया के लोग एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, थिंकर्स, डिस्कवरर्स बने। ठीक है, जॉब में तो वो लोग जाएं जिन्हें पढ़ना नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जाएं वो लोग जॉब में, क्योंकि वहां पर एक सेट ऑफ स्किल का ही काम किया जाता है। ठीक है, चलो आज की वीडियो यहां पर अंत करते हैं। अब मिलेंगे आपसे लॉसेस ऑफ फोर्स के बारे में, और फिर कैलकुलस के साथ आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी सेंटर ऑफ मास के अंदर। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। एंड इफ यू थिंक कि स्टेम वेदास के लेक्चर्स इंडिया में एक बदलाव ला सकते हैं, तो प्लीज इसको आप शेयर करें, इफ यू बिलीव दैट हम इतने वर्दी हैं तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।